हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? इस पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, और इसका पूरा वीडियो सीरीज हम बनाएंगे जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो समझना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो अर्थशास्त्र में तो हमारा अर्थ है, यानी कि जो अर्थ शब्द है ये कहाँ से आया? अर्थ जो है ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है यानी कि मतलब होता है धन, और शास्त्र जिसके अंदर यानी कि एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है जिसके अंदर हम इसको अध्ययन करते हैं। तो अर्थ यानी कि धन का अध्ययन करना ही जो हमारा ओवरऑल समझे तो अर्थशास्त्र होता है। इसका शाब्दिक मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ का जो मतलब अगर समझे हम तो धन का जो अध्ययन है वो हमारा कहलाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? तो अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करेंगे कि उत्पादन की क्या है, मार्केटिंग कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ जो हमारे पास संसाधन है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, और ओवरऑल अगर हम समझे सामान्यतः समान भाषा में अगर हम समझे तो जितना हमारे पास संसाधन है उसको मैनेज करना, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है, एक लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे खत्म ही नहीं होगा, हम जितना संसाधन यूज कर सकते हैं यूज करते हैं या खत्म ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास संसाधन सीमित है और इस सीमित संसाधन के साथ हमारे इच्छाएं असीमित है। कैसे? जैसे कि अगर किसी भी मानव की प्रवृत्ति होती है कि जितना भी उसको मिल रहा हो उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है कि और मिलता और कुछ ऐसे मिल जाता है। जैसे कि अगर किसी को बाइक दिला दिया गया, उसको लगेगा कि अब बाइक मिल गया तो अब हमारे पास 4 व्हीलर आना चाहिए, अब हमारे पास अगर 2 महले घर है तो 4 महला घर होना चाहिए, और हमारे धन और बढ़ना चाहिए। यानी कि इच्छाएं जो है वो जितना मिलेगा उसके अतिरिक्त और बढ़ते जाती है, यानी कि असीमित है, कोई सीमा ही नहीं है इच्छाओं का। तो एक सीमित संसाधन के साथ हमारी इच्छाएं असीमित है, इसको मैनेज कैसे करेंगे वो हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में। तो इसी को हम अर्थशास्त्र कहेंगे, जिसमें हम इस पूरी मैनेजमेंट को, जो पूरा मैनेजमेंट है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें 2 शब्द हमारे सामने आता है, एक तो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में जो है हम प्रिंसिपल बेस पे यानी कि सिद्धांत के बेस पे इसमें अध्ययन करते हैं कि कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं रिसोर्सेज का। ये तो हमारा हो गया अर्थशास्त्र। एक इसी में एक शब्द आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में व्यवहारिक रूप से जो हमारे एप्लीकेशंस हैं उसके बेस्ड पे व्यवहारिक रूप से इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की जब हम बात कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र के जन्मदाता किसे माना जाता है, यानी कि फादर किसे माना जाता है? तो फादर इसके जो है इकोनॉमिक्स के वो हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसके फादर है, यानी कि पितामह है, या फिर ड्राइव के अर्थशास्त्र को। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है, अर्थशास्त्र एक पुस्तक भी है जिसको चाणक्य यानी कि कौटिल्य लिखे हैं, तो वो एक पुस्तक है जिसमें राजनीतिक बातों की चर्चा है, लेकिन अर्थशास्त्र यहाँ पे एक हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये बात का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। एडम स्मिथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको 1776 में 1776 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया। इनकी प्रमुख पुस्तक है। वहीं जब हम भारत में बात करते हैं तो विश्व के हो गए। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो अर्थशास्त्र के जनक हैं वो माना जाता है विश्वेश्वरैया को। विश्वेश्वरैया को भारत का अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक जानकारी अर्थशास्त्र के बारे में। अब हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र में जो हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट करना है, हमारे पास रिसोर्स बहुत, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और इच्छाएं अनलिमिटेड है, यानी कि सीमित संसाधन के साथ असीमित इच्छाओं को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उसको समझने के लिए हमारे पास है बहुत सारे क्षेत्र, यानी कि अर्थशास्त्र को हम 3 आधार पे अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं। अब देखते हैं कैसे इसको समझते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक कि अगर पूछेगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ, लेकिन लेखक अगर पूछ दिया तो कौन होंगे, कौटिल्य या फिर चाणक्य। वहीं पे वेल्थ ऑफ नेशन किनकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की, जो कि 1776 में प्रकाशित हुआ। और भारत के अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो विश्वेश्वरैया। ये तो हमारा खत्म हुआ। अब हम समझते हैं कि कैसे कैसे किन किन आधार पे हम अलग अलग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को बांटते हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को अगर बांटने के लिए अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं क्षेत्र,
क्षेत्रफ या क्षेत्र भी कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में हम सेक्टर बोलते हैं। तो इस क्षेत्र को हम अलग अलग तरीके से यानी कि अलग अलग आधार पे हम 3 भागों में बांट देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा अर्थव्यवस्था है इसको 3 आधार पे तो हम बांट रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा स्वामित्व के आधार पे, यानी कि किस पे किसका अधिकार है। तो इस तरह से अगर देखें तो 3 तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को बांटेंगे। पहला जो हमारा होगा किस आधार पे हम बांटेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वभाव के आधार पे। ये स्वभाव यानी कि जिसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो नेचर, यानी कि किस प्रकार का है, कैसा स्वभाव है उसका, उसके आधार पे अगर हम बात करें तो क्षेत्र को बांटेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र होता है। तो मुख्यतः अगर बात करें तो स्वभाव के आधार पे हमारा जो क्षेत्र होता है वो 3 होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसमें प्राथमिक क्षेत्र को हम प्राइमरी सेक्टर यानी कि इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अब कैसे कहते हैं हम आगे जानेंगे। दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों कहते हैं वो भी जानेंगे आगे। और तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं यानी कि सर्विस सेक्टर। तो क्यों कहते हैं, ये सब तीनों सेक्टर को यहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन स्वभाव के आधार पे, हम नेचर के आधार पे कितने भागों में बांटते हैं क्षेत्र को, 3 भागों में। दूसरा हमारा आता है टर्म, यानी कि शर्त के आधार पे। अगर शर्त लगाया जाए तो उस शर्त के आधार पे क्या क्या हो सकता है, यानी कि टर्म्स कंडीशन, ये सब के बेस पे कितना प्रकार के। तो इसके आधार पे 2 होते हैं। और वो 2 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला तो संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र, यानी कि जिसको ऑर्गेनाइज किया गया एक सही तरीके से, नियम कानून से सब कुछ एकदम मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्लानिंग वे में चल रहा है। तो आपको जो है संगठित क्षेत्र हो गया। असंगठित क्षेत्र जिसमें कुछ संगठित नहीं है, ना ही कोई सैलरी फिक्स है, ना कोई टाइम फिक्स है, ना काम करने का कुछ भी सही तरीके से फिक्स नहीं है। तो ये हो गया शर्त के आधार पे यानी कि टर्म्स के आधार पे। फिर हमारा तीसरा जो आता है वो आता है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व क्या होता है, यानी कि ओनरशिप, यानी कि किसका मालिक कौन होगा, इसके आधार पे हमारा अर्थव्यवस्था को जो है वो मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। कैसे, सबसे पहला तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे गवर्नमेंट का अधिकार है, यानी कि सरकार उस पर अधिकार करती है, अधिकार रहता है, पूर्णतः सरकार का है, तो वो सरकारी सेक्टर हो गया, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। दूसरा कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसपे केवल प्राइवेट आदमियों का अधिकार रहता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर हो गया। तीसरा होता है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ शेयर उसमें, यानी कि कुछ हिस्सा सरकार का है तो कुछ हिस्सा प्राइवेट व्यक्ति का है, किसी व्यक्ति का है, इंडिविजुअल का है। तो ये दोनों मिल के जब करते हैं तो इसको कहते हैं संयुक्त क्षेत्र, जिसको PPP भी बोला जाता है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या फिर इसको ज्वाइंट वेंचर भी बोला जाता है। फिर हमारा चौथा जो आता है वो आता है सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र में क्या होता है, जो यानी कि जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर होते हैं, तो उस सेक्टर में ज़्यादातर हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का होता है, ज़्यादातर हिस्सा जो प्राइवेट लोग, इंडिविजुअल लोग का होता है, या फिर प्राइवेट सेक्टर का होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर का उसमें हिस्सा कम होता है। तो इस प्रकार से 4 भागों में आपको स्वामित्व के आधार पे, यानी कि किसका मालिक कौन होगा, मालिकाना हक किस पे किसका होगा, इसके आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। तो पूरा तो हम बेसिक समझ लिए। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के बारे में विस्तार से। उसके बाद हम जानेंगे कि संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र और उसके संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र क्या होते हैं। तो इस सभी के बारे में अगले वीडियो में हम आराम से अच्छे एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतने ही, मिलते हैं नए पार्ट में फिर से। थैंक यू।